अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज करें जी, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना, अदरवाइज मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। कहाँ छोड़ा था हम लोगों ने? विश्वास कहाँ तक, एमएससी कहाँ तक छोड़ा था? बेटा आपका आवाज नहीं आ रही है। जी मैम आवाज तो आ रही। तो कहाँ तक छोड़ा था मैंने अभी सुबह? हाइपोथेसिस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करने लगी। हाँ जी, वही बताने लगी। अच्छा जी, मैं अभी बीएस की क्लास ले रही थी, तो मुझे बीएस यही कह रही थी कि मैम आपने ना इस दफ़ा मिड में हमारे क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी थे, स्टेटमेंट्स वाले थे। इस दफ़ा डेफिनेशन चीज़ें ज़्यादा शामिल होंगी और वो चीज़ें ध्यान से करें, ठीक है? इसलिए वही करवा रही हूँ ज़्यादा। टॉपिक्स भी टच हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस तो करने नहीं है आप लोगों ने, ठीक है? ठीक है। जी मैम ठीक है। अच्छा देखिए देखिए, अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे एक दो चीज़ें बताने। अच्छा जी, ये ज़रा जो मेन समझाने वाला है यहाँ से है, ये देखिए। अच्छा, आपके पास स्टेप्स होते हैं, देखें जिस तरह आपने यहाँ पे सेट किया। सबसे पहले तो आपने हाइपोथेसिस सेट करना है, एच नॉट। ये मैंने आपको बताया कि म्यू पैरामीटर के बारे में होता है। या तो ये हम ऐसे लिखेंगे कि जी इसकी ये स्पेसिफिक कोई वैल्यू होगी, जैसे म्यू नॉट कहते हैं, ठीक है? दिस इज दी, ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि हम ऑल्टरनेट बनाएंगे। ऑल्टरनेट डेफिनेटली इसके ऑपोजिट होगा, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन। हाँ हाँ जी, इससे ऑपोजिट क्या हो सकते हैं? एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, और एक केस ये हो गया, ठीक है? इससे ऑपोजिट, चार से ऑपोजिट तीन केस ही हो सकते हैं, 1 2 3, ठीक है? अच्छा, अगर ये पहले वाला केस होगा, इफ इट वुड बी लाइक दिस, अगर ये पहला केस है, हम इसे कहते हैं ये है टू टेल्ड। टू टेल्ड कैसे बनता है ये? टू टेल्ड कैसे बनता है आप ये देखें कि वो कहता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी म्यू इज इक्वल टू 70। फिर वो कहता है म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 70। एच नॉट में वो कह रहा है कि म्यू इज इक्वल टू 70। एच वन में वो क्या कहता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 70। इसका मतलब ये कि 70 नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? 70 से बड़ा भी हो सकता है, 70 से छोटा भी हो सकता है। तो वो आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों तरफ ये हिस्सा होगा कि जी 70 में लाई करे, और अगर 70 में, अगर इस एरिया में नहीं लाई करता तो फिर डेफिनेटली या तो 70 से ऊपर होगा या 70 से पीछे होगा, ऐसे ही होगा। इसे कहते हैं टू टेल टेस्ट। इसे क्या कहते हैं? टू टेल टेस्ट। तो ये टू टेल्ड है।
लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन होगी आपके पास, तो कॉन्सेप्ट ही समझना है आप लोगों ने, मैं वही बता रही हूँ। अच्छा, अगर अगर आपके पास ये होगा, ये देखिए, अगर वो ये कहता है कि अगर वो ये कहता है कि म्यू इज इक्वल टू 70 एंड म्यू नॉट इज ग्रेटर देन 70, तो फिर हम किस साइड पे ज़्यादा लाई करेंगे? फिर हम राइट साइड पे। इसे कहते हैं वन टेल्ड। क्लियर? इसी तरह अगर वो कह देता है लेस देन वाला केस, अगर वो कहता है कि लेस देन है, तो फिर हम किस साइड पे लाई करेंगे? फिर हम लेफ्ट साइड पे लाई करेंगे। ठीक है? क्लियर? ग्रेटर देन तो राइट साइड पे, अगर लेस देन वाला कहता है तो फिर लेफ्ट साइड पे। लेकिन ये दोनों चीजें क्या कहलाती हैं? वन टेल्ड कहलाती हैं। ठीक है? जी मैम। चलें जी, मैं नेक्स्ट आगे मूव कर रही हूँ। फजीला एक ही बेटा बच्चा है जिसको मैं अलाउ कर दिया, जो मैसेज आ रहा था। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, मैंने जितना भी बताया है, डेफिनेशन चीज़ें बताई हैं, साथ साथ बताया है, एक्सप्लेन किया है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट एक दो दिनों में, इस पूरे वीक में जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, ग्रुप में या मुझे सेपरेट पूछ के मैं बता दूंगी। ठीक है? ओके मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने ये अल्फा, ये वो वाला मत करें, फर्स्ट और सेकंड वाले की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, टाइप 1 टाइप 2 की। अच्छा जी, ये देखें अब, ये वाला एक पेज आपने ज़रूर पढ़ना है, 136। ठीक है? ये आपको बता रहा है कि कैसे कैसे केसेस हैं, इसको आप पढ़ लेना। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। ये एक पढ़ लेना पेज। मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये सारा उसी से रिलेटेड है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको काफ़ी चीज़ें खुद भी क्लियर हो जाएंगी। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी। अच्छा जी, वो कहते हैं यहाँ से टेस्ट बेस्ड ऑन दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ये इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स वही हैं जो मैं भी बताऊंगी साथ आपको। ठीक है? हमने आपने पैरामीटर के बारे में करना है, क्वेश्चन से डायरेक्ट बता रही हूँ, ये चीज़ें डायरेक्ट बता रही हूँ क्वेश्चन से। हाँ, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक ये टेबल इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए भी और समझने के लिए भी। जब हम टू टेल करेंगे, ये दो तीन ऐसी वैल्यूज होती हैं जो अल्फा की बार बार आपको नजर आएंगी। ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है आपके पास, यही दो होती हैं। जैसे आपके पास आ जाएगा, जैसे अल्फा की वैल्यू 0.10 आए, जैसे अल्फा की वैल्यू 0.05 दे दें, जैसे अल्फा की वैल्यू आपको 0.01 दे दें, तो ये अगर टू टेल्ड होगी तो इनकी ये वाली वैल्यूज होंगी। अगर ये वन टेल्ड है तो इनकी ये वाली वैल्यूज होगी। ये वैल्यू ज़हन में रखिएगा, यही वैल्यूज बार बार आपने यूज़ करनी है। जब टू टेल्ड होती है, ऑफ कोर्स जी अल्फा बाय टू नेगेटिव इधर होता है, जी अल्फा बाय टू इधर होता है। ठीक है? जब वन टेल्ड होती है तो फिर हमारे पास क्या होता है, अगर राइट में होगी तो जी अल्फा इधर होगा, अगर लेफ्ट में होगी तो माइनस जी अल्फा इधर होगा। क्लियर? अगर ये टू टेल्ड है तो ये सारा रीजन कौन सा है? एक्सेप्टेंस। अगर आपकी जी यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इसके अंदर लाई करेगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर इस सेकंड वाले सेंटर वाले रीजन में लाई करेगी, तो हम एक्सेप्ट किसको करते हैं? नल हाइपोथेसिस को। अगर वैल्यू इस रेंज से बाहर चली जाएगी, चाहे लेफ्ट पे चाहे राइट पे, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से राइट पे आपका जितना पिछला एरिया आएगा, ये सारा क्या आएगा? एक्सेप्टेंस आएगा। ये सारा एरिया कौन सा आएगा जो मैं ग्रीन करूंगी? ये रिजेक्शन रीजन है। यहाँ पे ये रिजेक्शन सारा रीजन है, जहाँ पे एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है? यहाँ पे ये सारा रिजेक्शन रीजन है। क्लियर? जो जो मैंने ग्रीन किए, दीज आर द रिजेक्शन। फर्स्ट वाले में टू टेल में दोनों साइडों पे रिजेक्शन है, राइट टेल पे राइट साइड पे रिजेक्शन है, लेफ्ट टेल पे लेफ्ट साइड पे रिजेक्शन है। क्लियर है जी? यस मैम। अगर आप अपना जी जो आप स्टैंडर्ड नॉर्मल के साथ कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन करेंगे तो हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये करेंगे
अगर इसके साथ करेंगे, जब जी स्टैटिक यूज करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि वैल्यू किस तरह लाई करती है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ ताकि फिर आपको चीज़ें समझा सकूँ। स्टेप्स के साथ ही बताऊंगी, साथ साथ चलेंगे, ठीक है। केसेस बिल्कुल वैसे हैं जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल के हैं, सारे वही चीज़ें आपने पढ़नी है। चलें जी, ये देखिए मैंने क्वेश्चन, सबसे पहले केस ऊपर क्या लिखा हुआ है पढ़े जरा। हु इज गोइंग टू रीड? कौन रीड कर रहे हैं जी? मैं भी बहुत छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर लो। सर मैं zoom कर देती हूँ। पहले मैं इसको रोटेट भी करती हूँ। चलें, एक मिनट, चलें पढ़ें। केस पढ़ना है आपने सिर्फ, ये केस है, ये हाइपोथेसिस के किसके लिए आपने करना है? पॉपुलेशन में नो नो जी मैम। क्लियर। जी स्टैटिस्टिक्स कौन सा यूज करना है? ये यूज करना है। इसमें से म्यू नॉट कौन सा होता है? वो जो आपका जो आप अपना एज्यूम करते हो ना, जी हमारा म्यू जिसके भी बराबर है या उससे कम है, जो भी आपका नल हाइपोथेसिस में ये जो भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है ना, ये मेरा म्यू नॉट हो गया। जी स्टैटिस्टिक बिल्कुल वही है जो हमने पहले यूज किया, ये फॉर्मुलेशन होगी। अगर आपका नल हाइपोथेसिस जो है इक्वालिटी है तो फिर नॉट इक्वल भी हो सकता है। अगर ये, हाँ एक चीज मैं आपको बार बार बता, मैंने पहले पता नहीं बताई है कि नहीं, अभी बार बार बता रही हूँ। बेटा जो स्टेटमेंट या जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी जो नल हाइपोथेसिस होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक कब होती है चीज? आपने एक चीज मैथमेटिकली आपको स्पेसिफिक कब होती है? जब आपको पता हो कि ये किसी के बराबर जरूर है। स्पेसिफिक तब होती है ना, ये और ये स्पेसिफिक करता है वैल्यू को, लेस देन और ग्रेटर देन, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं। ये किसी वैल्यू को स्पेसिफिक कर सकता है? ये आपको सिर्फ ये बताता है 60 से कम, ये आपको सिर्फ ये बताता है 60 से ज्यादा कितनी कम, ये नहीं बताता आपको। क्लियर? जी मैम। तो यहाँ पे एक चीज जरूर रखिएगा, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में स्पेसिफिक जरूर होता है। तो स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक तो इसमें इक्वालिटी जरूर, चांसेस इक्वालिटी, सबसे पहले इक्वालिटी। अदरवाइज अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो अकॉर्डिंगली सिचुएशनली और क्या चीज हो सकती है आपके पास? फिर ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये, यानी अगर इनइक्वालिटी होगी वो भी आपके पास इक्वेशन उसमें जरूर होगी, यानी लेस देन और इक्वल होगा। अगर आपके पास एच नॉट होगा ग्रेटर देन के साथ, तब भी ये चीज जरूर होगी, यानी इक्वालिटी इसमें जरूर आएगी। एच नॉट कभी भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के साथ नहीं लिखा जाता। पहले तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर? जी मैम। क्लियर? ये स्पेसिफिक वैल्यू के साथ होता है। तो स्पेसिफिक वैल्यू कब आती है? जब आपके पास इक्वालिटी, ये चीज जरूर शामिल हो। अच्छा, अब ये जो भी आपका नल हाइपोथेसिस बनेगा, जो भी आपका नल हाइपोथेसिस बनेगा, ये फिर ऑल्टरनेट फिर उससे उल्टा बनेगा। जैसे अभी अगर यहाँ पे ये बन गया है, अगर मैंने ये बनाया है लेस देन और इक्वल टू 30, तो मेरा H1 क्या बनेगा? मैंने कहा है कि पॉपुलेशन पैरामीटर 30 या 30 से कम होगा, फिर इससे ऑपोजिट क्या वैल्यू बनेगी? ऑल्टरनेट में क्या जाएगा आपके पास? मैम ग्रेटर देन 30। सिर्फ ग्रेटर देन 30। हाँ जी, सिर्फ ग्रेटर देन 30, जो इसमें यूज हो गया बिल्कुल उससे ऑपोजिट। क्लियर? जी चलें जी, मैम। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, चलें जी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, उसमें से चीजें ज्यादा सही पता चल जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ से ये था। अच्छा जी ये देखें अभी, अच्छा जी मैं जा रही हूँ नीचे, देखें 16.6 पे जा रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ें जरा, बल्कि पहले ऊपर वाला पढ़ती हूँ। चलिए ऊपर वाले पे आ जाए, 16.5 है क्वेश्चन, पढ़ेंगे स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा?
स्टेटमेंट पढ़ें जी, कौन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं? जी मैम मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ें। A random sample of n equal to 25 values gives x bar x mean equal 83. Can this sample be regarded as drawn from a normal population with mean mu equal to 80 and variance sigma equal to 7? जैसे पॉपुलेशन नॉर्मल है, ठीक हो गया। सैंपल साइज 30 से कम है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सिग्मा नोन है, ठीक हो गया। चीज़ें पूरी कर लें अपनी, ठीक है। सैंपल साइज 30 से छोटा, सैंपल मीन गिवन, पॉपुलेशन नॉर्मल, सिग्मा नोन। क्लियर? जी मैम। उसने कहा कि कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन, यानी हाइपोथेसिस बनाना है, पॉपुलेशन मीन 80 के ऊपर बनाना है। कैन बी ड्रॉन यानी अगर म्यू इक्वल टू 80 है तो हमारा सैंपल क्या उसी पॉपुलेशन से ड्रॉ हुआ है, यानी हमने ये देखना है कि जिस पॉपुलेशन से ये सैंपल आया है उसका मीन 80 ही है, हमने ये चेक करना है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसके लिए हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ये है कि हाँ जी ये इसी में से है। ऑल्टरनेट क्या बनेगा? सबसे आसान ही होता है, अगर उसने इक्वल दे दिए और कुछ नहीं लिखा हुआ तो या वो इस मीन के साथ आया है या वो इस मीन के साथ नहीं आया है, या उस पॉपुलेशन का मीन 80 है या उसका मीन 80 नहीं है, क्योंकि और कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है। तो मैं फिर ऑल्टरनेट पे नॉट इक्वल टू पे जाऊंगी। जब नॉट इक्वल पे जाऊंगी तो ये टू साइडेड बन जाएगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो नॉर्मली हम 0.05 ही लेते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का बताना होता है, यानी हम किस लेवल पे चेक कर रहे हैं, हम 95% के साथ चेक कर रहे हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये वही है जो आप पहले यूज करते आए हो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद तीसरा होता है क्रिटिकल रीजन बताना। अल्फा आपका कितना है? 0.05। मैं इसको ड्रॉ करने जा रही हूँ आपको समझाने के लिए। कर दूं ड्रॉ साइड पे? जी मैम कर दो। ये देखिए, एक्चुअली ये होगा टू टेल्ड है तो ये होगा माइनस जी अल्फा बाय टू, जी अल्फा बाय टू। आपको वैल्यू पिछले टेबल में गिवन है, मैं फिर भी एज ए रिमाइंडर आपको याद करवा रही हूँ, बताने के लिए, समझाने के लिए। आप ये देखें, अल्फा ये है तो दरमियान वाला हिस्सा मैं किसे कहती हूँ? ऐसे ही होता है ना। जी मैम 1 माइनस अल्फा। आपको उसने कितना दिया था? 0.05। 1 माइनस अल्फा आपका कितना आ गया? 0.95। 0.95 का आपने हाफ किया तो कितना आया? अल्फा बाई टू कितना आया? यहाँ से अल्फा बाई टू भी बताया मुझे क्या आया? 0.05 का हाफ क्या आ गया? 0.025। हाँ जी, 0.025 आ गया, ठीक है। और ये दरमियान से जब मैंने हाफ किया, 0.95 को हाफ किया तो ये आया पॉइंट, कितना बनता है? 0.4। 4.475। अच्छा, इसको आप जब एरिया टेबल में देखोगे तो 1.96 ही आएगी। राइट और लेफ्ट दोनों आप में सिर्फ आइडेंटिफाई करना था, एक्चुअली 1 यानी 0.475 को जब एरिया को हम टेबल में देखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 1.96 इधर, 1.96 इधर, ठीक है। जी मैम ठीक। आपका जो जी स्टैटिस्टिक है, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैटिस्टिक यूज कर रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो जी इज इक्वल टू एक्स बार सैंपल मीन, यानी म्यू नॉट जिसके लिए आप कर रहे हो तो जी म्यू आपका इसके बराबर होगा, सिग्मा नोन था ओवर अंडर रूट है। जब यहाँ पे वैल्यूज लगाओगे आप अपनी, आपके पास ये 83 आया। म्यू आपने कहा पॉपुलेशन का जी 80 हो सकता है, उसके बाद आपने सिग्मा कहा 7, सैंपल साइज आपने कितना बोला है जी 25। ये ले, आपने जब इसको वैल्यू को पुटअप किया तो z की वैल्यू किसके बराबर आई है? 2.14। कितनी आई है? 2.14। अब आप मुझे ये बताएं आपका क्रिटिकल रीजन क्या था? 1.96 माइनस 1.96, इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा था आपका एक्सेप्टेंस रीजन। 2.14 किधर लाई करती है? मैम 1.96 से आउट है। आउट है तो इसका मतलब है ये इन हिस्सों में है ना, या तो लेफ्ट पे थी या तो राइट पे थी, लेकिन ये पॉजिटिव यानी राइट साइड पे जा रही जी है। आउट है तो किस में चली गई? पॉजिटिव साइड। रिजेक्शन में चली गई ना, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन हो गया। यानी हमने कहा कि इस पॉपुलेशन से ड्रॉ हो सकता है कि नहीं, जिसका मीन 80 है, रिजेक्ट हो गई हमारी स्टेटमेंट। क्लियर? जी मैम।
बता दें जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? एक मैं क्वेश्चन आगे और करवा रही हूँ साथ में। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पढ़े, नीचे वाला पढ़े। We concluded that the sample cannot be regarded as drawn from the population with mu is equal to 80. रिजेक्ट जो हो गई, स्टेटमेंट ही रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब उस पॉपुलेशन का मीन 80 नहीं होगा। ठीक, जी मैम ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें जी। मैं पढ़ता हूँ। Test the hypothesis that the mean of a normal population with known variance 70 is 31. If a sample of size 13 gave x bar equal to 34, let the alternative hypothesis be h1 mu greater than mu है greater than 31 and let alpha equal to 0.10 है 0.10। अच्छा, पहली बात तो ये देखिए, ये उसने आपको खुद दे दी है। क्लियर? एक्स, बाकी सब चीजें वही है, वेरिएंस उसने नोन है। ठीक है, उसने कह दिया है कि जो ऑल्टरनेट है हमारा वो म्यू ग्रेटर देन 30 है, तो फिर हमारा नल क्या होगा? नल क्या होगा जनाब? नहीं, आप स्टेटमेंट पहली लाइन देखो, पहली लाइन देखो। Test the hypothesis that the mean of a normal population with known variance, क्या लिखा हुआ है? 31 is का मतलब 31 हाँ जी जी, मैम। is का हमने बराबर लेना है। स्टेटमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है। is का मतलब ये है कि वो आपको कह रहे हैं कि फिर ये लिखें। क्लियर? जी मैम। उसने लिखा है, is लिख दिया उसने, या तो उसने is ना लिखा होता ना, मैं फिर कंफ्यूज होती, या मैं फिर लिखती थी कि नहीं जी इसको उल्टा लेना है मैंने। क्लियर? ठीक। जी मैम। अच्छा, क्योंकि H1 के ऊपर मेरा वन टेल्ड और टू टेल्ड डिपेंड करता है ऑल्टरनेट के ऊपर। ऑल्टरनेट क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इट मींस ये वन टेल्ड होगा। ठीक है ना? जी मैम। अल्फा जो है वो 0.10 है। तो चलूं नेक्स्ट, चलूं पेज पे। जी मैम। ये मैम देखिए आगे क्या। अल्फा में गिवन है ना? बेटा गिवन है, गिवन है तो भी आपके लिए आसानी है, नहीं गिवन 0.05 खुद ही ले लो। ठीक है, जी मैम। गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन होता तो हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नॉर्मली हम यही ले लेते हैं। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। चलें जी। अच्छा जी, देखेंगे क्या किया। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हाइपोथेसिस, दूसरा स्टेप सिग्निफिकेंस लेवल गिवन है, तीसरा स्टेप वो आपके पास स्टैटिस्टिक गिवन है। अच्छा जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि हमें उसने बता दिया सिग्मा नोन है हमारे पास। क्रिटिकल रीजन क्या आएगा, ये आपको बताने वाली चीज है। अगर तो मैंने ये भी समझा तो दी है, ये देखें जी, बता दूं, ये देखें राइट साइड ऐसे ही है। जी मैम। ये सारा कौन सा रीजन है? ये क्या हो गया? जी अल्फा। और जी अल्फा की वैल्यू आप टेबल से देख लेना, 1.28 बनती है। मैंने टेबल भी बता दिया, लेनी भी सिखा दी, दोनों तरीकों से बता दिया। ठीक, ये क्या बनेगी? ये क्या है? ओहो ओहो, ये देखें। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि रिजेक्शन रीजन कौन सा है? ये
टेस्ट स्टैटिस्टिक में वैल्यू लगाई आपने अपनी, वैल्यू किसके बराबर आई है? 1.2 ना। हाँ जी 1.29। तो मेरे पास क्या रीजन था, z इज ग्रेटर देन g अल्फा, ये था क्रिटिकल रीजन, यानी जहाँ पे रिजेक्ट होना था। तो फिर क्या आया आपके पास, 1.28 से बढ़ गई है ना वैल्यू। जी मैम। अगेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। लाइन क्या लिखी है, we may conclude that there is evidence that 10% at the 10% level that sample does not come from the given population, यानी ये सैंपल इस पॉपुलेशन का नहीं है। फिर मैम ये 10% तो क्या? अल्फा, अल्फा क्या था, यही जी तो मैम। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, यही तो होता जी है। मैम। ऐसे लिख दूं या अल्फा इज इक्वल टू 10% लिख दूं, ऐसे लिख दूं। फिर क्लियर। चलूं जी, चलें जी, मैं आगे चल, अच्छा आगे बस ऐसे केसेस ही है, मैं सिर्फ केसेस बताने, केसेस ही में रखिएगा अपने। ये देखिए, अच्छा टेस्टिंग हाइपोथेसिस, एक मिनट मुझे इसको कर लेने दें, रेज। अगला केस देखें जी, केस क्या पढ़ा जा रहा है, केस क्या है जी, मेन चीजें यही पढ़ने वाली हैं। Testing hypothesis about mean of a normal population when variance sigma is now unknown and n sample size are greater than 30. स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता, और सिग्मा, और जब तक सिग्मा पता नहीं है तो फिर सैंपल साइज 30 से बड़ा ही होना चाहिए, सैंपल साइज 30 से बड़ा होना Great. चाहिए, जी मैम। ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगे, और हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली है, और हम सिग्मा की जगह पे क्या यूज करेंगे, ठीक। अच्छा यही चीज मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल, यही चीज मैंने उसमें आपको टी में भी बताई है, ये मैंने उस दिन भी एक चीज बताई थी, इनमें से बेटा ध्यान से सुन ले, ये चीजें मेन यही समझने वाली होती है, क्वेश्चन तो बाद में इसके नॉर्मली है। ये देखें, अगर सिग्मा अननोन है, सैंपल साइज 30 से अगर छोटा है, यानी इससे ऑपोजिट है, तो फिर जी नहीं यूज होती, फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, ये बात याद रखिए। जी मैम। ये मैंने उस दिन भी बताई थी बात, क्लियर। जी मैम। चलो मेन मेन तो मैंने बता दिया है, आपने इनको पढ़ लेना है। एक मिनट रुकना जरा, मैं इसको रेज कर दूं, ये मेन जरूर पढ़नी है चीजें, और ये एग्जाम्पल जो बता रही हूँ ये जरूर करें। अच्छा जी ये देखें, उसके बाद वही उसने बताया है, टेस्ट ऑफ प्रोसीजर बाकी सारा कुछ सेम है। क्वेश्चन में देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड एट ए लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉपुलेशन उसने बता दी है कि नॉर्मली है हमारे पास, ठीक है। रैंडम सैंपल 36 स्टूडेंट्स का है, एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो 20 है, 27 देखें यहाँ से, ये देखें यहाँ से, ये क्या है, ये पॉपुलेशन का नहीं है उसने कहा है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सैंपल की है, ये है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर उसने बता दिया है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मीन भी आपको बता दिया है, सैंपल साइज भी, सैंपल उसने आपको बता दिया कि 30 से बड़ा है, सैंपल साइज 30 से बड़ा है, ठीक है। वो कहता है कि जी हम एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एट स्टूडेंट कॉलेजेस इज देयर फॉर दिस ईयर, एक उसने बता दिया है कि जब उसने लिखा है ना मीन 25 के बराबर है, जब मीन 25 के बराबर है तो स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई कि 25 के बराबर है। दूसरा, ऑफ कोर्स और कोई स्टेटमेंट नहीं दी, थोड़ा ज्यादा तो फिर हम उसको नॉट इक्वल टू ही लेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास आ गया। ये आपने इस तरह क्वेश्चन कर लिया, बाकी सारी चीजें वैसी हैं, टू टेल्ड उसी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है,
पॉपुलेशन भी नॉन नॉर्मल है। अब आपके पास सैंपल साइज हमेशा बड़ा होगा उसमें। अगर पॉपुलेशन का नहीं पता, मैं बार बार बताती हूँ, अगर पॉपुलेशन का नहीं पता या वो कहता है कि नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे सैंपल साइज हर सूरत लार्ज होगा। और लार्ज होगा और सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि हम उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करेंगे। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो जो भी सैंपल होगा वो भी नॉर्मल होगा। क्लियर? जी मैम। ये आप केसेस पढ़ लें, ये देख लें। यहाँ तक 2-3 चीजें हैं। ये आगे डिफरेंस ऑफ मीन का है, बस यही बतानी थी चीजें। इनको देख लें, यहाँ तक एग्जांपल्स देख लें, और ये चीजें जरूर पढ़नी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो देख लें, ठीक है? ओके मैम। अभी भी कोई क्वेश्चन या चीज दिमाग में है तो वो पूछ लें मेरे से। हाँ जी, एमएससी कुछ पूछना है? नो मैम। कुछ नहीं पूछना अभी? मैम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वाला करना है। प्रोपोर्शन वाला जो मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का इस करवाया चैप्टर था ना, वाला। वो जो मैंने करवाया था ना, जो सैंपल बनाने सिखाए थे, प्रोपोर्शन लेना सिखाया था, वो जरूर करना, ठीक है? ये एक चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, लेकिन ये बस स्टेटमेंट पढ़ दे मुझे जरा। ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? कॉन्फिडेंस। द प्रोसीजर, मैं पढ़ रही हूँ। द प्रोसीजर for constructing the confidence interval for the mean from small sample is the same as mean for the large sample, except that we use the students distribution. हम instead of the standard normal distribution, यानी सारा कुछ सेम है, जो लार्ज पॉपुलेशन सैंपल्स के लिए वही स्मॉल सैंपल्स के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज मैंने जो बतानी थी, एक मिनट जरा मैंने पेज पे जाना है। जो केस आपको बताना था, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज थी, वो ये थी। ये देखिए क्वेश्चन, जरा स्टेटमेंट पढ़े। सैंपल साइज कितना है? सैंपल साइज कितना है? ये 13 उसने गिवन है, ये 13 है, ऐसे ही है। जी मैम। 13 वैल्यूज हैं, ठीक है? हाँ, हमें गिवन है 95। इसके लिए आपने करना है, आप जब स्टैंडर्ड नॉर्मल में करते थे, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे करते थे? मैं पहले ऊपर वो लिखती, ऐसे ही करते थे ना, ठीक? अच्छा, यहाँ पे भी वही काम करूंगी। ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, करनी एस्टिमेशन मैंने म्यू के लिए ये, लेकिन क्योंकि सैंपल साइज 30 से छोटा है, सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? अननोन है। अननोन है। तो फिर सैंपल साइज छोटा, सिग्मा अननोन है मेरे पास। पॉपुलेशन मैंने मीन ही ली है, लेकिन सिग्मा नहीं है, और स्मॉल साइज है वो आपके पास सैंपल, तो मैं ये यूज करूंगी। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे ये जी आएगा ना, यहाँ पे मैं यूज करूंगी टी अल्फा वैल्यू। ये एक फर्क जरूर देखने में मिलती है। क्लियर? ये पेज जी। है 246, ये पेज है 246 से 247। हाँ जी, 246 247 है। ये 2-3 पेज आपने जरूर देख लेना टी के बारे में। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और ये बार बार कह रही हूँ, सिर्फ पढ़नी है, ध्यान में रखिएगा। और अगर चीज नहीं समझ आएगी तो मुझसे डिस्कस करें, ठीक? ओके मैम। इनको मैंने टच जी करना था, मैम। वो जी मैंने मेन मेन बता भी दिया है, चीजें करवा भी दी हैं, जहन में भी बता दी हैं, बार बार कह भी रही हूँ। कहीं से कुछ चीज आपने पूछनी होगी तो जरूर पूछे मेरे से। और कोई काम कोई चीज है, बार बार मैं बता रही हूँ, वो जहाँ तक आपने डिस्कस करना होगा मेरे से कर लें। ओके मैम। बाकी प्रेजेंटेशन जिसने क्लियर, जिसने देनी होगी वो मुझे बता दें।
मैम लास्ट पे आपकी आवाज नहीं आई, प्रेजेंटेशन का आपने क्या बोला? मैंने कहा जिन बच्चों ने देनी है वो जरूर बता दें, जिन्होंने नहीं देनी है उनके मैं असेसमेंट के मार्क्स अपनी मर्जी से लगाऊंगी। मैम मैंने ओके देनी मैम। है। बेटा सुबह देना, ठीक है। मैं असेसमेंट के मार्क्स अपनी मर्जी से लगाऊंगी और ये डिपेंड करते हैं क्या लिखते हैं, डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट टू प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑफ कोर्स जिन्होंने दिया उन बच्चों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ के दिया है ना, तो वो और जिन्होंने नहीं दिया वो जी बराबर तो नहीं हो सकते। बहरहाल जिन्होंने देना है वो मुझे बताते थे। मेरी तरफ से काम की कहीं से कोई भी बात पूछनी है पहले आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लें, जो चीज़ रह जाएगी मुझे बताएं, मैं समझा दूंगी। क्लियर? कॉन्सेप्ट अपना क्लियर मैम रखें। ओके मैम। मैम टाइमिंग बता दें किस टाइम फिर प्रेजेंटेशन देनी है। बेटा क्लास टाइमिंग है, कल मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, अगर उसके आगे पीछे कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे बता देना रात तक या सुबह तक कि मैम कब देते हैं अपने, ठीक है। और मुझे बंदे भी बता देना ना, मैं फिर उसी हिसाब से टाइम मैनेज करूंगी। अगर तो एक दो होगा तो वो तो मैं चलते फिरते भी आराम से काम के दौरान भी ले लूंगी, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो फिर मुझे आराम से बैठ के लेनी पड़ेंगी और मुझे आप बता देना कितने लोगों ने दे ली है, ठीक है। हाँ मुझे ओके रात मैम। तक बता देना। चलें ठीक है, थैंक। कोर्स कंप्लीट है आपका भी, ठीक है। जी ठीक है। ओके थैंक यू।